मूवी की स्टार्टिंग जेनी नाम की एक लड़की से होती है जो डायरेक्टर लिन के पास आके बैठ जाती है। लेकिन डायरेक्टर लिन तो बहुत ही ज्यादा तरह के इंसान होता है तो वो उसे क्लोज करता है। जेनी तो उसकी इशारे समझ जाती है कि उसकी अटेंशन अच्छी नहीं है। तभी वो डायरेक्टर से कहने लग जाती है कि उसे उसकी मूवी में कोई मेल लीड का काम दे दे। लेकिन ये कह के वो डायरेक्टर लिन को मनाने लग जाती है क्योंकि वो नहीं मान रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे डायरेक्टर लिन की नजर चली जाती है शाह पे, जो हमारे इस मूवी की मेन लीड होती है, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई जाती है। तभी डायरेक्टर ने तो उसे देख के बहुत ही ज्यादा गंदी नजरें देख रहा होता है और जेनी नोटिस करती है और कहती है कि मैं इस लड़की से बात करती हूँ कि वह आपको आज रात सर्व करेगी, लेकिन आपको मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मुझे अपनी मूवी में कोई अच्छा सा मेल लीड का काम दे रहा। तभी डायरेक्टर ने कहता है कि ठीक है, वो तो इस लड़की की परफॉर्मेंस देख के पता चलता है। तभी वहाँ पे जेनी शाह के पास जाती है जो कोई और नहीं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं पक्के वाले। तभी वो जाके जेनी शाह की ड्रिंक में स्पाइक कर देती है ताकि मेडिसिन मिला दे। तभी वहाँ पे तो शाह पूछती है क्या तुमने डायरेक्टर ने इससे बात करी कि वो तुम्हें मूवी की ऑफर कर रहे हैं ना, क्योंकि तुम कितनी ज्यादा फेमस होना चाहती हो, क्योंकि यही तुम्हारा ड्रीम है। लेकिन तभी वहाँ पे जेनी रोते हुए कहती है कि डायरेक्टर ने नहीं मार रहे हैं और मुझे पता है कि वो किसी और को ये रोल ऑफर कर देंगे। मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे ये रोल ही चाहिए। और ये कह के वो शाह को कहने लग जाती है और अपना पोस्टर भी दिखाती है कि वो उससे भी ज्यादा फेमस होना चाहती है और डायरेक्टर इनको बनाना चाहती है। और तभी वहाँ पे शाह को उसके लिए बुरा लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की वो हेल्प नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे जेनी कहती है कि अगर वो डायरेक्टर से लेट से बात करे ना तो उसकी बात जरूर मानेगा, क्योंकि डायरेक्टर लेट सिर्फ उसी की सुनता है। और वहाँ पे उसे होटल रूम में जाने के लिए कहती है, बात करने के लिए। तभी वहाँ पे तो शाह को तो स्पाइक डेट पिला के तो बहुत ही ज्यादा नशा होने लग जाता है और वो जाके उसी नंबर पे चली जाती है जहाँ पे उसे होटल रूम का नंबर दिया जाता है डायरेक्टर लिन का। तभी वहाँ पे तो जेन तो डायरेक्टर लिन को कॉल करती है और कहती है कि आपका काम आसान हो गया है और हाँ, हमारी डील भूलना नहीं। और ये कहने के बाद वो अपने आप से बातें करने लग जाती है। अगर उसे अपना ड्रीम पूरा करना है ना तो वो शाह को भी किसी भी हालत में छोड़ सकती है। और ये कह के बहुत ही खुश होने लग जाती है कि वो एक्टर बनने वाली है। और तभी वहाँ पे हमें शाह को दिखाया जाता है जो किसी और मैन के साथ इंटीमेट होती है। और नेक्स्ट सीन में जब शाह की आँख खुलती है तो उसके सर में दर्द होता है। तो वहाँ पे वो एक मैन को देखती है जिसका नाम मिस्टर सू होता है। तो शाह उसे देख के डर जाती है क्योंकि वो चाइना का रिचेस्ट मैन होता है जो मिस्टर सू होता है। और कहने लग जाती है कि मैंने इसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया है, ये पता नहीं कितना डरावना हो सकता है और मुझे सजा भी दे दे, मुझे अपने आप को बचाना चाहिए। और यहाँ पे ये सोचते सोचते वो वहाँ से चली जाती है अपने कपड़े लेकर और वहाँ पे वो वैक्सीन वहीं पे छोड़ देती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ हमें जेनी को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश होती है। लेकिन वहाँ पे उसे डायरेक्टर की कॉल आती है और जेनी उसे कहती है कि कल रात को पक्का उससे शो के साथ एंजॉय करा होगा। लेकिन वहाँ पे डायरेक्टर ने तो उस पर गुस्सा करते हैं और कहता है कि वो कल रात को शाओ को इतनी देर से वेट कर रहा था लेकिन शाओ तो नहीं आई है। और कहने लग जाता है कि भूल जा रहा कि मैं तुम्हें कोई मेल लीड का रोल देने वाला हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें वहाँ पे अपनी मूवी में एक मेड का रोल भी ऑफर नहीं करूंगा। तुमने मेरे से झूठ बोला है, तुम अपनी डील ही भूल जाओ। और ये कहने के बाद तो कॉल कट कर देता है और बेचारी जेनी तो चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि इसका मतलब शाओ मिस्टर सू के साथ अल्टीमेट हुई है। तभी वो यही सोच रही होती है क्या ये सच है कि मिस्टर सू के साथ वो अल्टीमेट हुई है। तभी वहाँ पे शाओ आ जाती है और वहाँ पे पूछने लग जाती है जेनी कि तुम कल रात को कहाँ थी। तभी शाओ से बहाना बनाती है कि कल रात को उससे कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी तो वो होटल रूम में रुक गई थी। तभी वहाँ पे तो जेनी से बारे में पूछ लेती क्या तुम्हारे साथ कोई और था, लेकिन वहाँ पे तो शाओ मना करती है और जेनी उसका बाग देख लेती है और वहाँ से शाओ चली जाती है ड्रेस चेंज करने। और वाकई में जेनी समझ जाती है कि उसने मिस्टर सू के साथ नाइट स्पेंड कर ली है और इसकी कीमत उसे खुद ही चुकानी पड़ेगी। और ये कह के वो जलने लग जाती है। दूसरी सीट में डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम जोया होता है और जोया उसकी मिस्ट्रेस होती है और वहाँ पे आ जाती है, मतलब कोई और नहीं, शाओ अपना ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि उसे भी उस फिल्म में काम करना था ताकि उसे कोई अच्छा रोल मिल सके। लेकिन डायरेक्टर की तो नजरें ऑलरेडी उसमें पहले से ही गंदी होती है तो वो उसे कहने लग जाता है कि हाँ वो उसे काम जरूर देगा। और जोया जाके कैमरा ऑन करती है उसके ऑडिशन के लिए। लेकिन वहाँ पे डायरेक्टर कहने लग जाता है कि वो एक्शन पे उसे सीधा फीमेल रोल दे देगा, मतलब मेल लीड का सबसे पहले उसकी शर्त ये है। लेकिन ये सुनने के बाद तो पूछने लग जाती है शाओ के इसमें शर्त की कौन सी बात है और कहती है कि ठीक है डायरेक्टर लिन, आप मुझे बताओ कि आपकी क्या शर्त है, मैं उम्मीद करूंगी कि मैं आपकी शर्त पूरी करूँ।
पे डायरेक्टर ले तो सीधा ही फ्री हो जाता है और कहता है कि अगर वो उसे एक हफ्ते के लिए सर्व करेगी रात को तो वो उसे फीमेल रोल दे देगा मेल लीड का। और ये कहने के बाद तो जोया भी उसकी क्लोज हो जाती है डायरेक्टर के साथ और कहती है कि डायरेक्टर ने बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम इनकी बात जरूर मानना। और ये कहने की सुनने की बात तो कहने लग जाती है कि मैं तो सुना था डायरेक्टर ने क्या आपकी कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी है लेकिन आपकी सोच अभी भी कितनी घटिया है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर सू को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस हमने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने आपकी कल रात को वाइन में ड्रग्स पिला दिया था, लेकिन उस लड़की का पता नहीं चला जो आपके साथ इंटीमेट हुई है। तभी वहाँ पे मिस्टर सू तो इस बारे में सोचने लग जाता है कि पता नहीं कौन वो लड़की है जो निशानी तक भी नहीं छोड़ के गई। तभी वहाँ पे तो असिस्टेंट तो उसे नई मूवी के ऑफर बताने लग जाता है और बोलता है कि डायरेक्टर लिन ने बहुत सारी मॉडल्स ऑफर करी है, जिसको देखने के बाद तो मिस्टर सू तो उस मॉडल्स को देखने लग जाता है लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आती। लेकिन वहाँ पे वो जैसे ही शाओ को देखता है तो उसे वो लड़की याद आती है रात वाली, तो वो अपने असिस्टेंट को जाने के लिए कहता है डायरेक्टर लिन के पास। और दूसरी तरफ डायरेक्टर लिन तो बदतमीजी कर रहा होता है शाओ से। तभी शाओ कहने लग जाती है कि वो उस रोल को खुद भी नहीं करेगी, अगर खुद डायरेक्टर ऐसा हुआ तो वो फिल्म भी कितनी घटिया हो सकती है और फ्लॉप भी। लेकिन ये कह के वो जारी होती है लेकिन डायरेक्टर लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फिल्म को फ्लॉप कहने की, तुम्हें पता है ना कि मेरी फिल्म में काम करने के लिए कितने सारे लोग तड़प रहे हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वापस जोया तो कहने लग जाती है कि तुम चुपचाप से डायरेक्टर लिन के ऑर्डर्स मानो और उनको सर्व करो, ज्यादा बदतमीजी की ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पे तो मना कर देती है साफ साफ शाओ। और लेकिन वहाँ पे डायरेक्टर ने तो उसे नीचे ही पटक देता है टेबल के पास और वहाँ पे बदतमीजी करने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे आ जाता है मिस्टर सू और वहाँ पे तो देख के खुश हो जाती है और वहाँ पे मिस्टर सू तो शाओ को आगे करते हैं और वहाँ से पूछते हैं कि डायरेक्टर लिन मैं तो सोचा था यहाँ पे कंपनी में बहुत हार्ड वर्किंग होती है मूवीज और काम के बारे में, लेकिन मुझे क्या पता आप तो बहुत ही ज्यादा ठर के इंसान निकले जो लड़कियों को हरास करते हो। तभी डायरेक्टर लिन कहता है कि मिस्टर सू आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उस लड़की को एक्टिंग के बारे में सिखा रहा था और आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। तभी जोया भी कहने लग जाती कि हाँ मिस्टर सू आप गलत समझ रहे हो, इस लड़की को एक्टिंग नहीं आती। तो डायरेक्टर लिन उसे ही समझा रहे हैं। तभी डायरेक्टर लिन उससे पूछने के लिए कहते हैं शाओ को। तभी वहाँ पे मिस्टर सू तो शाओ की तरफ देखता है और पूछते हैं सच है, लेकिन शाओ बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं, इसने वाकई में मुझे हरास करने की कोशिश करी है और बहुत बुरा भला कहा है। तभी वहाँ पे वो दोनों को निकलवा देता है डायरेक्टर लिन और जोया को उस कंपनी से। और वहाँ पे तो थैंक यू करती है शाओ मिस्टर सूगा के सही टाइम पे आके उसे बचा लिया, वरना आज उसके साथ कुछ और ही हो जाता। लेकिन वहाँ पे मिस्टर सू कहता है कि वो यहाँ पे सिर्फ उसी से ही मिलने आया था क्योंकि उसने उसकी बैकसीट में फोटो देखी थी और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में काम करना देता हूँ। तब ये सुन के शाह तो बहुत ही खुश होती है कि उसे फिल्म में काम मिल रहा है। और वहाँ पे मिस्टर सू कहता है कि वो कोई ऐसा वैसा रोल नहीं बल्कि एक मेन लीड का रोल है क्योंकि वो तुम पे बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है तो मैंने तुम्हें वो रोल दिया है। जिसको सुनने के बाद तो शाह का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वहाँ पे मिस्टर सू से कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे शाह तो कहती है कि वो एक दिन उसे इसका डेफिनेटली रिपे जरूर करेगी और ये कहने के बाद वो जारी होती है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर सू से एकदम से रोकता है तो शाह को लगता है कि उसे कल रात के बारे में सब कुछ पता चल गया है तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। लेकिन वहाँ पे मिस्टर सू कहता है कि उसकी परफ्यूम की स्मेल थोड़ी वियर्ड टाइप की रही है। तभी वहाँ पे शाह जब वो सूखती है तो कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ये नया ब्रांड है ना इसलिए आपको थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, बाकी ये ब्रांड तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है परफ्यूम का। और वहाँ से जाने की परमिशन मांगती है तो मिस्टर सू उसे जाने देता है। उससे शाओ जानी पहचानी लग रही होती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चेरी को जो मिस्टर सू के ऑफिस में आई होती है और वहाँ पे वो अपना पोस्टर भी लेके आई होती है। तभी वहाँ पे वो उसे हेलो करती है और बताती कि वो यहाँ पे ऑडिशन के लिए आई है। तभी वहाँ पे मिस्टर सू को तो उस पे शक चले जाता है और उससे पूछता है कि वो कल रात को कहाँ थी। तभी वहाँ पे तो जेरी झूठ कहती है कि वो कल रात को बहुत ही ज्यादा ड्रग थी और वो एक होटल रूम में थी, बाकी उसे नहीं पता। और होटल का नाम बताती है जो मिस्टर सू के होटल के नाम से बिल्कुल ही मैच कर रहा होता है। और वहाँ पे मिस्टर सू तो ये सोचने लग जाता है क्या वही वो लड़की थी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा। और वहाँ पे वो उसे कहने लग जाता है कि देखो कल रात को मैं तुम्हारे साथ था और जो हुआ था उसे तुम भूल जाओ क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंटली था और मुझे भी किसी ने ड्रग्स दिया था, तो प्लीज तुम इस बात को भूल जाओ और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। तभी वहाँ पे तो ये कहने के बाद तो सुनने के बाद जेरी तो पूरी ही फैल जाती और कहती है कि मैं बात बुरा
दोबारा चाहती है, लेकिन इस बार वापस से उसे बात याद दिला दी आपने और कहती कि हाँ, और कहती कि मैंने भी जानबूझ के नहीं किया, मैं भी रात को बहुत ही ज़्यादा ड्रग थी क्योंकि मैं बार बार ड्रिंक कर रही थी। और कहती है, और वहाँ पे तो असिस्टेंट भी ये सब कुछ सुन रहा होता है और कहती है कि वो बस उसका नाम चाहती है, मतलब मिसेस सू बनना चाहती है, क्योंकि मिस्टर सू ने उसे ऑफर दी थी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। और वहाँ पे जेरी उसे ये सब कुछ कहती है कि वो बस उसके घर में गर्लफ्रेंड के नाते रहना चाहती है। तो मिस्टर सू को तो उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जेरी की बदनामी हो। तो जेरी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और जा रही होती है, लेकिन मिस्टर सू उसे अपना ब्लैक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े ना तो एक ये कार्ड यूज़ कर लेना, क्योंकि अब ये कार्ड तुम्हारा है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी है, मतलब तुम यूज़ कर सकती हो। तभी ये देख के तो जेरी तो खुश हो जाती है कि उसने फर्स्ट टाइम एक ब्लैक कार्ड देखा जो अब उसका होने वाला है और लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। वहाँ से तो थैंक यू करके चली जाती है और हमें शाव को दिखाए जाते हैं जो घर आई होती है और वो वहाँ पे जेरी को पैकिंग करते हुए देखती है तो पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। और वहाँ पे जेरी बताती है कि वो हमेशा के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास शिफ्ट हो गई है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रिच है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक बहुत ही वेल्दी फैमिली है। तो वो उसके साथ डेट कर रही थी और अब पक्का वो उससे शादी करने वाली है, तो वो बस उसी के साथ ही रहेगी, बाकी वो उससे मिलना आया करेगी। तभी वहाँ पे तो शाव कहने लग जाती कि देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं बता रही हूँ कि वो झूठ भी कह सकता है। लेकिन वहाँ पे तो जेरी उसे ब्लैक कार्ड दिखाती है और बोलने लग जाती कि तुम ये बता दो कि ब्लैक कार्ड किसके पास ही होता है। तभी वहाँ पे तो कहती है कि शाव के फिर भी तुम्हें इसके बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेट करवानी चाहिए, बिना वजह अगर तुम फंसी तो बार बार तुम बिना वजह पछतावा फील करोगी। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम वाकई में इन्वेस्टिगेट करवा दो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे सच तो बोलता है ना या फ्रॉड कर रहा है। तो जेरिन कहती है कि जिस आदमी के पास ये ब्लैक कार्ड हो, जो बहुत ही रिच और वेल्दी फैमिली में से जिसके पास ही होता है और तुम उस पर ही डाउट कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम ये क्या बोल रही हो। और कहती है कि सब आज संभाल के बात करो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हो जो मेरे से बहुत प्यार करता है। बोलती है कि मैं तुम्हें किस तरह से प्रूफ करवाऊं, रहना मुझे है ना ही तुम्हें। और बताती है कि तो वाकई में मेरे से जलती हो। और ये कहने के बाद वो जा रही होती है और वहाँ से चुपके से परफ्यूम चुरा लेती है शाव का और वहाँ से अपना सामान लेकर सीधा मिस्टर सू के घर में पहुंच जाती है और वहाँ पे शाव का दिया हुआ मतलब लिया हुआ परफ्यूम लगा के कहती है कि मिस्टर सू को तो मेरे पे भड़ास पड़ेगी। और दूसरी तरफ हमें शाव को दिखाया जाता है जो अपनी हीरोइन की मेन लाइफ याद कर रही होती है होटल रूम के बाहर। और वहाँ पे मिस्टर सू को दिखाया जाता है जो वहाँ पे सारे प्लान्स को हैंडल कर रहा होता है और दोनों की टक्कर हो जाती है, जो वहाँ पे शाव तो उस पे ही गिर जाती है और मिस्टर सू उससे संभालता है जो बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है। और वहाँ पे तो शाव से दूर होती है और उसे सॉरी कहती है और वहाँ पे तो मिस्टर सू से बोलता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है इतनी रात को, वो भी बाहर उसके लिए सेफ नहीं है। लेकिन वहाँ पे तो शाव तो कहती है कि वो सिर्फ अपनी लाइन्स याद कर रही थी स्क्रिप्ट वाली, लेकिन उसे याद नहीं हो रही इसलिए वो होटल रूम के बाहर आके कर रही है और यहाँ पे उसे याद हो रही है। तभी वहाँ पे मिस्टर सू कहता है क्या वो लाइन की प्रैक्टिस उसके साथ कर सकती है क्योंकि वो लाइन में बहुत अच्छा है। और वो लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, जो बहुत ही ज़्यादा रोने वाली होती है और आखिरी में वो दोनों किस करने जा ही रहे होते हैं रियलिटी में। लेकिन वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है, कहता है कि मिस्टर सू आपकी गर्लफ्रेंड आपके घर पहुंच गई है, जिसको देख के तो शाव बोलती है कि बॉस आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और वहाँ पे सोचने लग जाती है कि अगर उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो वो उसके क्लोज क्यों आ रहा था और सोचती भी है कि वो पागल बना रहा था उसको। तब असिस्टेंट बताता है कि उसने सिर्फ आपको कॉल करके बताया था और वहाँ पे मिस्टर सू तो उसे उसका स्क्रिप्ट देती है और वहाँ पे शाव तो गुस्से से लेके चले जाती है और असिस्टेंट समझ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं, तो वो कॉल पे बहाना बना के चले जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टेरी को, जहाँ पे उससे पता चल जाता है कि मिस्टर सू ने उसे फिल्म की ऑफर करी है उसकी मूवी में। तो सोचने लग जाती है कि अगर मिस्टर सू को शाव से प्यार हो गया और सब सच पता चल गया ना तो पक्का उसकी वोट लग जाएगी, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। और वहाँ पे वो मूवी ओपनिंग की सेरेमनी में जाके हिस्सा ले लेती है ताकि वो मिस्टर सू के करीब तो रहे इस बहाने में। और कहने लग जाती है कि शाव मेरे से तुम जीत नहीं सकती हो। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे शाव
से पहले जेरी वहाँ पे पहुंच जाती है उस सेरेमनी में। तभी शाह उसे देख के बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुम फाइनली ठीक हो। मैं तुम्हारा कितना वरीड हो रही थी, मुझे लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा पागल बना रहा है। क्या वाकई में तुम उसके साथ खुश हो रहा? देखो अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ, अगर नहीं है तो वापस घर आ जाओ। और ये सुनने के बाद तो रोने लग जाती है जेरी और कहती है कि एक होता है ना बेस्ट फ्रेंड में कि वो दूसरी ब्लेसिंग्स देता है कि वो हमेशा अपने घर में खुश रहे, लेकिन तुम तो यहाँ पे मुझे बदवा दे रही हो और कर्ज दे रही हो ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से दूर हो जाऊं, बल्कि तुम एक खुद ही चीटर हो। और वहाँ पे बताती है सबके सामने कि शाह एक अच्छी लड़की नहीं है, बल्कि वो डायरेक्टर लेट के साथ ऑलरेडी सो चुकी है। और ये सुनने के बाद तो शाह तो कहने लग जाती है कि वो क्या बोल रही है, और वहाँ पे उसके बारे में उल्टा सीधा सुनने लग जाती है। और शाह उससे कॉर्नर करवाती है और बोलती है कि तुम ये लोगों के सामने क्या बोल रही हो, मैं तो डायरेक्टर लेट को अच्छी तरह से जाती भी रही हो, जो तुम इतना बड़ा इल्जाम मेरे पे सबके सामने लगा रही हो। और वहाँ पे जात के सबको दिखाती है जेरी शाओ की और डायरेक्टर लेट की और भी बेस्ट के साथ पिक्चर्स, जिसको देखने के बाद तो सब सोचने लग जाते हैं कि वाकई में मिस्टर सू को शाओ की रियलिटी नहीं पता, वरना वो उसे कभी मूवी के ऑफर नहीं करते। तभी वहाँ पे तो शाओ तो सोचने लग जाती कि सब कुछ कौन कर रहा है, और वहाँ पे सब लोग के सामने शाओ का मजाक बन के ही रह जाता है, जहाँ पे शाओ तो समझ जाती है कि इसके पीछे जेरी का ही हाथ है, जहाँ पे उसने फेक फोटोज एडिटिंग करके सबको दिखा रही है। और वहाँ पे जेरी की सारी दोस्तें जेरी की साइड लेने लग जाती है कि पक्का भी ये जेरी के बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ रही होगी। और जाके शाउत उस फोटोज को देख के कहती है कि मेरी बातों का यकीन करो, ये साफ साफ फेक है, देखो उसमें कोई सबूत नहीं है। और वहाँ पे सबको दिखाने लग जाती है, लेकिन कोई भी इसकी बातों का बिलीव नहीं करता। और वहाँ पे सब उसका मजाक बना के रख देते हैं कि वाकई में कितनी शेमलेस गर्ल है। और वहाँ पे आ जाता है मिस्टर सू, जो ये सब कुछ तमाशा देख लेता है। वो सीधा शाओ की तरफ देखने लग जाता है, जहाँ पे शाओ तो सोचने लग जाती है कि मिस्टर सू तो उसका साथ दे सकते हैं, और कहने लग जाती है कि मिस्टर सू मेरे यहाँ पे बदनामी हो रही है, आप प्लीज प्रूफ करो कि मैं इनोसेंट हूँ, लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है वही लड़की जहाँ पे जेरी की फ्रेंड होती है, और कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि मिस्टर सू इस मामले में तुम्हारी हेल्प करेंगे, बिकॉज तुम ही गलत हो। और अगर कंपनी को पहले पता होता ना सू की कंपनी को, तो वो तुम्हें भी कभी भी जॉब पे नहीं रखते। और वहाँ पे ये सब कुछ जेरी का ही प्लान होता है, और वहाँ पे वो लड़कियाँ बेचारी शाओ को बुली करने लग जाती है। और वहाँ पे बुली करते वक्त वो उसकी ड्रेस को बार बार खींच रही होती है, जिसकी वजह से शाओ का बट मार्क दिख जाता है, जिसको देख के तो मिस्टर सू तो समझ जाता है कि उस रात को वो इसकी क्लोज आई थी, मतलब वो इसके साथ अल्टीमेट हुआ था। और उसे वो सारे फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं कि उस लड़की के पास भी वही बद मार्क था, और वो उन लड़कियों को शाओ से छुड़वाता है और शाओ को कवर करता है अपनी जैकेट से। और शाओ से पूछता है कि मुझे सच सच बता रहा कि 29 अगस्त को तुम एक होटल रूम में कहाँ थी और क्या कर रही थी। तभी ये सुन के तो शाओ रिप्लाई नहीं करती। तभी वहाँ पे मिस्टर सू बोलता है कि छुपाने की कोई बात नहीं है, मुझे सब कुछ सच पता चल गया कि उस रात को तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट हुई थी ना, तो तुमने ये सब कुछ क्यों छुपाया। और ये बोलते बोलते तभी वहाँ पे जेरी एकदम से बीच में आती है और कहती है कि ये बट मार्क उसके पास भी है, और कहती है कि शाओ ने भीड़ से बहुत ही ज्यादा जलती है, तो उसने बट मार्क सेम अपने चेस्ट पे बनवा लिया है ताकि वो उससे मुझसे छीन ले। और कहती है कि मिस्टर सू आप सबके सामने मेरे पे डाउट कर रहे हैं कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। और तभी वहाँ पे तो शाओ तो समझ जाती है पूरा जेरी का खेल के जेरी ने जानबूझ के मिस्टर सू को अपने करीब किया है, कि उस रात को वो इसके साथ अल्टीमेट हुई थी और ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो शाओ है। तभी वहाँ पे तो जेरी कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे इतना जलती है कि वो आपको भी मुझसे छीनने वाली थी, लेकिन मैंने सही वक्त पे आके आपको प्रोटेक्ट करा मेरे से। और कहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और कहती है कि वो तो उससे आज भी दोस्ती खत्म कर रही है। तभी शाओ कहती है कि तुम मुझसे क्या जेरी दोस्ती खत्म करोगी, मैं ही तुमसे दोस्ती खत्म कर दूंगी, क्योंकि तुम मिसेस सू बनने के लिए कितनी ज्यादा उतावली हो और ये हरकतें कर रही हो। और कहती है कि अगर वो मिसेस सू बन गई तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए मिस्टर सू के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। और कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हारे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती, क्योंकि तुमने मेरी इतनी बदनामी करी है, बस तुम सबके सामने बता दो कि फोटो फेक है। और मिस्टर सू को उसका जैकेट देके कहती है कि अपनी वाइफ को बोलो कि सबके सामने प्रूफ कर दो कि वो मेरी फेक फोटोज है, वरना बिला हो जो मेरी बदनामी होगी और मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, आप समझ तो रहे हैं ना। और वहाँ पे मिस्टर सू को तो कुछ समझ नहीं आता, और वो ये सब कुछ जेरी से पूछता है कि ये वो शाओ क्या बोल रही है और किस फोटोज की बात कर रही है। तभी वहाँ पे सब उसे फोटोज दिखाते हैं डायरेक्टर लिट के साथ शाओ की।
तभी वहाँ पे तो मिस्टर सू को भी शाओ पे ही बोलता है कि ये फोटोज क्या रियल है या फेक है। तभी तो वहाँ पे शाओ कहती है कि मिस्टर सू मुझे तो आपसे बिलीव नहीं था कि आप भी इन फोटोज को रियल मानोगे, और साफ साफ ये दिख रहा है कि फोटोज एडिटिंग हुई हुई है, लेकिन आप भी अपनी वाइफ की तरह मिले हो। तभी वहाँ पे तो वो और कुछ कहती तो जेरी वहाँ पे प्रिटेंड करती कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसे चक्कर आ रहे हैं। तो वहाँ पे मिस्टर सू को अपने साथ चलने के लिए कहती है और कहती कि उसे रेस्ट की जरूरत है, ये बातें वो बाद में भी कर सकते हैं, उसका सर घूम रहा है। तभी वहाँ पे मिस्टर सू तो कहने लग जाता है कि ये बात आगे तक नहीं पहुँचनी चाहिए, इस वजह से मेरी कंपनी की बदनामी हो जाएगी। और ये क्या कि वो ले जाता है जेरी को साथ, और वहाँ पे ये सब कुछ देख के तो मिस्टर सूपे से तो शाओ का भरोसा उठ जाता है, और वो अब उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। और दूसरे सीन में जब वो अपना टेस्ट करवाती है तो उससे पता चलता है कि शाओ प्रेग्नेंट है, और सोचने लग जाती है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, और बहुत ही डरी भी होती है। और दूसरी तरफ हमें असिस्टेंट दिखाया जाता है जो कहता है कि बॉस आपकी वाइफ ने तो कल इतना तमाशा क्रिएट करा था, फिर भी आपने उसे कुछ नहीं कहा था, मुझे तो लगता है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये कहते हैं और वहाँ पे कहने लग जाता है कि मिस्टर सू कि अभी मेरी फिल्म लॉन्च हुई है और मैं कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से जेरी को ले गया था और सारी गलती जेरी की है। तभी वहाँ पे तो असिस्टेंट बताता है कि मुझे पता चला है कि मिस शाओ प्रेग्नेंट है। और ये सुनने की बात तो मिस्टर सू का तो मतलब यकीन ही नहीं आ रहा होता उससे कि शाओ प्रेग्नेंट है, और सोचने लग जाता है कि शाओ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, इसका मतलब जेरी की बात सच है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेरी को भी बात पता चल जाती है कि शाओ प्रेग्नेंट है, और वो किसी और का बेबी नहीं होता, वो होता है मिस्टर सू का बेबी, जिसको सुनने के बाद तो हैरान हो जाती है। और जेरी बिला वजह बेट पे गुस्सा करने लग जाती है और उसे भगा देती है, और सोचती भी कहती है कि ये तो अच्छा मौका मिल गया शाओ को मिस्टर सू के करीब आने का, क्योंकि उसने उसका बेबी कैरी करा है और वो मिस्टर सू को मेरे से छीन लेगी, इसका मतलब ये सारी धन दौलत सिर्फ और सिर्फ शाओ और उसकी बेबी की है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये सोचते सोचते वो वहाँ पे अपना परफ्यूम को टच करके लगाने लग जाती है और कहती है कि क्यों ना मैं भी मिस्टर सू के बेबी से प्रेग्नेंट हो जाऊँ, तो ना ही उनको शक पड़ेगा और ना ही उन्हें कुछ पता चलेगा, उनको तो लगेगा कि मैंने उनका चाइल्ड कैरी करा है और उनका ध्यान तो सिर्फ मेरे पे ही होगा, और मैं ही सिर्फ मिसेस सू बनूंगी और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। और दूसरे सीन में मिस्टर सू तो ये बातें सोच के तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शाओ के बारे में फिक्र कर रहे होते हैं। और असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप उस लड़की के बारे में इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, आप इतनी ड्रिंक नहीं करो, की सेहत के लिए ये ड्रिंक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप घर चलो और आपको रेस्ट की जरूरत है, आपकी गर्लफ्रेंड आपका वेट कर रही होगी ना। और ये कहने की बात वो उसे बनाने लग जाता है अपने बॉस को, लेकिन मिस्टर सू तो कहने लग जाता है तो यकीन हो ही नहीं रहा कि वाकई में शाओ किसी और की बेबी से प्रेग्नेंट है। और साफ साफ दिख रहा होता है कि मिस्टर सू के अंदर फीलिंग्स और सिर्फ शाओ की ही थी, चाहे वो जो भी हो, जेरी के लिए तो कुछ भी नहीं थी उसकी फीलिंग्स। और वहाँ पे वो शाओ को बुलाने के लिए कहता है असिस्टेंट से, लेकिन मना कर देता है असिस्टेंट और कहता है कि बॉस आज जब कुछ हुआ, इतने सब कुछ होने के बाद मिस शाओ यहाँ पर आएगी, आज उनको पता है ना क्योंकि इतनी इंसल्ट करी है, आप ही गर्लफ्रेंड है सबके सामने उनकी, तो आपको लगता है कि वाकई में वो आएगी, बल्कि और तो जॉब भी छोड़ दी है, तो आप उनके साथ आपको कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ मिलने आई हुई होती है जेरी से होटल में, ताकि वो उसकी फोटो डिलीट करवाने के लिए रिक्वेस्ट करे, और सोचने लग जाती है क्या वो ये काम ठीक कर रही है ना। और जाते जाते वहाँ पे उससे मिस्टर सू मिल जाता है असिस्टेंट के साथ, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। और वहाँ पे असिस्टेंट जाकर मिस्टर सू को जेरी के पास छोड़ देता है और कहता है कि बॉस से कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और जेरी तो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे बेडरूम में ला के सोचती है कि यही अच्छा मौका है कि वो मिस्टर सू के बेबी से प्रेग्नेंट हो जाए और मिस्टर सू की याद में सिर्फ वो खुद ही रहे। और सोचती है वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि वाकई में रियल में मिस्टर सू से जल्दी शादी कर लेगा जब उसे पता चलेगा कि वो उसकी बेबी से प्रेग्नेंट है। और आज वो सबको यकीन दिलवा देगी कि मिस्टर सू से वो कितना प्यार करती है। और ये कहने के बाद वो शाओ का दिया हुआ परफ्यूम लगाती है और मिस्टर सू के पास आ रही होती है, लेकिन मिस्टर सू वहाँ से खुद ही उठ जाता है और होश में आने की कोशिश करता है। तो जेरी से पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो और मुझे बिना वजह क्लोज क्यों आ रही हो। तभी ये सुन के तो जेरी तो कहने लग जाती कि मैं वही लड़की हूँ जो आपके साथ उस रात होटल में अल्टीमेट हुई थी। और ये कहने के बाद वो परफ्यूम लगाने लग जाती है ताकि मिस्टर सू को उस पर बिलीव हो जाए, और कहने लग जाती कि परफ्यूम की स्मेल सुन के तुम्हें याद आ रहा है कि उस रात को मैं ही वो लड़की थी ना, और अब तुम मेरे पे बिलीव कर लो, मैं वो लड़की ही हूँ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी। और लेकिन वहाँ पे उसकी क्लोज आती है, लेकिन वहाँ पे मिस्टर सू उसे दूर करता है और कहता है कि वो लड़की तुम नहीं हो, तुम्हें क्या लगा तुम वो फेक बट बात अपने
चेस्ट पे लगा के और वो फेक परफ्यूम लगा के मुझे ऐसा प्रिटेंड करोगी कि वो लड़की तुम हो, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करने वाला। और वहाँ पे जेरी तो कहती है कि तुम्हें इस बातों पे बिलीव क्यों नहीं हो रहा, मैं ही वो लड़की हूँ। और कहती है कि अगर मैं वो लड़की नहीं हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर सू कहता है कि वो उस दिन उससे प्यार नहीं करता और ना ही वो उससे कभी करेगा, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है बल्कि किसी और के लिए है। और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं इससे पहले बॉडी गार्ड्स को बुलवा दूँ और धक्के मार के निकाल दूँ, क्योंकि तुमने मेरे से झूठ बोला है। तभी जेरी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए फीलिंग सिर्फ शाओ की है, लेकिन मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और शाओ ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती और मैं ही तुम्हें डिजर्व करती हूँ, तो तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे शादी करूंगी। और ये कह के उसकी क्लोज आने लग जाती है। और लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर सू उसे धक्का देता है और वहाँ पे जेरी तो नीचे ही गिर जाती है। और मिस्टर सू कहते हैं कि खबरदार मेरे करीब आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और हाँ, मैं शाओ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे ही सब कुछ बता दूंगा कि तुमने सब कुछ चाल चली है। मिस्टर सू उसे बहुत कुछ सुना देता है और दूसरी तरफ हमें शाओ को दिखाया जाता है जो उसका होटल रूम ढूंढ रही होती है जेरी का। और तभी वो एकदम से अंदर आती है तो वो उन दोनों को साथ देखती है तो भी से डिस्प्यूट कर लेती है और देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है। और उसे क्या पता था कि सच्चाई क्या थी। और वो कहती है कि सॉरी, उन दोनों ने आई थिंक मतलब उसने आई थिंक उन दोनों को डिस्टर्ब किया होगा, वो बाद में आती है। और ये कहने के बाद तो वो जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर सू तो उससे ही पकड़ लेता है और उसे रोकता है। और शाओ तो उसे जाने के लिए कहती है और मिस्टर सू बोलता है कि तुम जो समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज गलत मत समझो, मेरे और जेरी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पे तो शाओ कहने लग जाते कि मिस्टर सू आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आई थिंक ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है। कहती कि जिस तरह से जेरी ने मतलब आपकी वाइफ ने मेरी इंसल्ट की थी ना, मैं तो आपसे उस दिन मिलना भी नहीं चाहती थी, मुझे लगा कि आप मेरी बातों पे बिलीव करोगे। और वहाँ पे मिस्टर सू तो कहता है कि उस बात पे बिलीव कर रहा है और कहता है कि जेरी झूठ बोल रही है और उस रात को तुम मेरे साथ ही रहा। और बोलता है कि प्लीज तुम सच से बताओ कि उस रात होटल में तुम मेरे साथ ही रहा और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ हो रहा। और वहाँ पे ये सब कुछ वो बुलवा रहा होता है। तभी वहाँ पे कहती है शाओ कि हाँ, मैं ही वो आपके साथ थी, लेकिन क्या फायदा, अब बहुत लेट हो चुका, ना ही मैं आपको एक्सेप्ट करूंगी ना ही आप मुझे एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जैनी के साथ बहुत ही खुशी लाइफ जी रहे हो और बिना वजह मेरी लाइफ में आके डिस्टर्बिंग क्रिएट ना करो और मैं अपनी लाइफ खुद ही हैप्पीली जी सकती हूँ। आपकी वजह से मुझे कितना सारे लॉस झेलने पड़े हैं और मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। तभी वहाँ पे एकदम से जेनी खड़ी हो जाती है और वहाँ पे उन दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी और तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, मैंने सब कुछ जानबूझ के करा ताकि मुझे मिस्टर सू की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए और मैं अपनी लाइफ आराम से जी पाऊँ, इसलिए मैंने सब कुछ करा और तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। और वो फोटोज भी फेक थी। और ये कह के वो चली जाती है वहाँ से, मतलब गुस्से से। और वहाँ पे तो मिस्टर सू तो उसके जाने के बाद शाओ को हक करता है, लेकिन शाओ तो उसे मना करती है और बोलती है क्या वो पागल हो गया है, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर सू कहता है कि वो प्लीज उसे रोके ना, वो उसे कितना पसंद करता है, वो नहीं चाहती। और कहता है कि प्लीज तुम मेरे से दूर नहीं जा रहा, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और उसे आई लव यू कहता है। और कहता है कि मुझे वाकई में नहीं पता था कि उस रात को तुम थी और मुझे उसी दिन शक चला गया था, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया था। और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जा रहा, क्योंकि तुमने मेरा बेबी ही कैरी किया हुआ है और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पे तो कहने लग जाती है शाओ कि आज कल जो मेरे साथ हुआ था ना उसके बाद आप मेरे से ये उम्मीदें लगा रहे हो, तो आपके दिमाग में मैं एक बात डाल दूं मिस्टर सू कि आप और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बेबी मैं खुद पाल सकती हूँ विदाउट उसके फादर के, और मैं आपको उसकी कस्टडी नहीं लेने दूंगी। और ये कह के वो उससे नाराज हो जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सू तो बना रहा होता है शाओ को कि वो प्लीज उसे माफ कर दे और वो नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करेगा और अब वो उसके साथ रहे, क्योंकि उसे उसके साथ प्रॉमिस करा है। और तभी वहाँ पे कहने लग जाती कि ठीक है, मतलब मैं सोच रही हूँ उस बारे में, लेकिन तुम वाकई में क्या जेनी को पसंद करते हो और तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर सू तो कसम लेता है और कहता है कि गॉड सर, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो तो जेनी से दूर ही रहता है और जेनी तो उसके पास आने की क्लोज करती है, लेकिन वहाँ पे वो उसे दूर कर देता है और कहता है कि वाकई में मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। और वहाँ पे तो ये सुनने के बाद तो शाओ तो हंसने लग जाती कि वाकई में मिस्टर सू तो सिर्फ उसके प्यार में दीवाना है। मिस्टर सू तो कहता है कि उसकी स्माइल देख के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि फाइनली उसे उसने माफ कर दिया है। और कहता है कि अब मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। और कहता है कि प्लीज तुम वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लो। तभी वहाँ पे कहती है शाओ कि हाँ मैं इस बारे में थोड़ा सोचूंगी और मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है। और दोनों हंसने लग जाते हैं और वहाँ पे तो हंसते हंसते तो मिस्टर सू से तो
मतलब रुका नहीं जाता और वो उसके क्लोज आने लग जाता है, लेकिन शाओ उसे रोकती है और कहती है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो वो प्लीज उसके क्लोज ना आए और उसे दूर कर देती है अपने आप से स्माइल करते हुए। जिसको देखने के बाद तो मिस्टर सू तो बच्चे वाला मुंह बनाने लग जाता है, जो बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। और वहाँ पे तो तभी वहाँ पे उसे कॉल आती है कि शाओ को डॉक्टर की कि वो रिपोर्ट फेक थी, मतलब वो किसी और की थी और वो गलती से बाय चांस उसके पास आ गई थी और वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद तो शाओ तो उसकी तरफ देखने लग जाती है, मिस्टर सू की तरफ, जिससे ये बातें सुन ली थी ऑलरेडी। और वहाँ पे वो कहने लग जाता है हमारी मेन लीड से कि अब तुम्हारे पास चांस नहीं है बचने का, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वो उसके क्लोज आने लग जाता है और वहाँ पे दोनों एक साथ एक रोमांटिक मूवमेंट एंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर सू के बाप को सब कुछ पता चल जाता है कि मिस्टर सू किसी और लड़की के साथ है। और ये सुनने के बाद वो उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं होती और क्योंकि माँ की मेड ने उसे सब कुछ बता दिया होता है, तो वो कहने लग जाती है कि उसकी बेटी की ही गलती है। मैं थोड़ी दिनों के लिए अब्रॉड क्या चली गई, इसलिए तो अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। तभी वहाँ पे तो वो मेड बताती है कि मैडम वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत ही बुरी है और वो मिस्टर सू के पैसों के लिए ही है उसके पास है। और ये बातें मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। और वहाँ पे फोटो दिखाती है और उस लड़की की फोटो देखकर तो मिस्टर सू की बाप तो गुस्सा करती है और कहती है इस लड़के की आंखों में देखो, साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास कितनी चालें हैं हमारी फैमिली को बैकअप करवाने की। तब से टीवी ऑन करके एक एक्ट्रेस की मूवी देखने लग जाती है और कहती है कि मेरा बेटा इसको डिजर्व करता है, नहीं उस लड़की को। और वो लड़की कोई और नहीं होती, वो होती है जेरी। और दूसरी सीन में भी दिखाया जाता है कि शाओ जैसे ऑफिस आती है, ज्वाइन करती है, तो वहाँ पे सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं क्योंकि उसकी मूवी सुपर हिट हो गई थी। जिसको देख के तो शाओ तो बहुत ही खुश होती है और कहती है कि वो आज की तरफ से मतलब लंच और डिनर फ्री है उसकी तरफ से। ये सुनने के बाद तो सारे एम्प्लॉयज बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके लिए वापस से क्लैपिंग करते हैं। तभी वहाँ पे शाओ की नजर पड़ जाती है मिस्टर सू की मॉम पर, जो कहने लग जाती है कि किसने मेरे बेटे को सीड्यूस करा, उस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं और मैं उसे बहुत बुरी तरह मारूंगी। और ये कह के जा रही होती है, तभी वहाँ पे एम्प्लॉयज जमा हो जाते हैं और वहाँ पे शाओ तो उसे जानती रही थी कि वो मिस्टर सू की मॉम है। और वहाँ पे तो वो एम्प्लॉयज की बात सुनती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज कहने लग जाते हैं कि यहाँ पे किसी एक मैन ने उसकी मॉम है और उसे पता चला है कि उसका बेटा किसी और एक्ट्रेस मतलब एक आर्टिस्ट के साथ इन्वॉल्व है अफेयर में और वो जल्दी शादी करने वाला है, इसलिए उसकी मॉम उसे छोड़ेगी नहीं। और ये सुनने के बाद तो शाओ के मुंह से पानी गिरता है और वहाँ पे वो वॉशरूम में ये साफ करने चले जाती है अपना वाटर स्कर्ट से। तभी वहाँ पे मिस्टर सू की मॉम देख के उसे हैरान हो जाती है और उसके जाके हाथ मिला के कहती है कि उसकी इतनी बड़ी बड़ी फैन है। मतलब उस दिन जब वो टीवी में देख रही थी ना एक्ट्रेस, वो कोई और नहीं थी, वो शाओ ही थी, जो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो शाओ से मिल रही है और कहती है कि इतनी बड़ी फैन है शाओ की। और शाओ तो उन्हें देख के बहुत खुश होती है कि फर्स्ट टाइम किसी ने उसे आगे ऐसा कहा है और इतना अप्रिशिएट करा है। तभी वहाँ पे तो मिस्टर सू की मॉम कहती है कि तुम्हें इतना पता भी नहीं मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन हूँ, मैंने तुम्हारी हर मूवी देखी है और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी एक्ट्रेस इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बिहेवियर लाइक बहुत ही अच्छी है और तुम्हारी इमोशनल एक्टिंग तो सुपर डुपर है। और तारीफ करने लग जाती है उसकी और उसकी एक्टिंग की और कहने लग जाती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि मेरा सन तुम जैसी वाइफ डिजर्व करे। ये सुनने के बाद तो शाओ कहने लग जाती है कि आज मैं पूछ सकती हूँ कि उस दिन आप मतलब आज आप कंपनी में ट्रबल क्यों क्रिएट कर रही थी। तभी वहाँ पे उसे सब बताती है कि उसके बेटे ने अपनी मर्जी से एक गर्लफ्रेंड ढूंढी है और जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है और वो लड़की एक गोल्ड डिगर है, जो वाकई में सबूत हो गया है। और मैं चाहती कि मेरा सर उसे छोड़ दे और मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, जब भी वो मुझे मिलेगी ना मैं उसे बहुत ही बुरी तरह मारूंगी और मैं सर को छोड़वा दूंगी उससे। और वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि वैसे भी उसका सर बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है। और वहाँ पे वो साफ साफ इशारे कर रही होती है किसी और पर नहीं, हमारी बेटली शाह पे कह करती है और कहती है कि इसमें मेरी भी गलती नहीं है ना ही उस लड़की की, ये सारी गलती मेरे शेमलेस बेटे पे है जहाँ पे उसने अपने लिए गोल्ड डिगर लड़की पसंद करी है। तभी शाह कहती है कि आप उस लड़की को ऐसा नहीं कहो, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ आपको लगता है वो लड़की वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो सकती है और बहुत काइंड भी हो सकती है, बस आपको थोड़ा टाइम चाहिए उसको समझने के लिए। शुरू शुरू में तो थोड़ा होता है लेकिन आप देखना वो लड़की आपके साथ बहुत ही अच्छी होगी। और वो वहाँ पे मिस्टर सू की बाप को अच्छी तरह समझाती है कि उसे एक बार अपने बेटे के चॉइस पे बिलीव करना चाहिए कि उसकी चॉइस कैसी है। और उसकी सब कुछ इम्प्रेसिव बातें सुन के तो बहुत ही खुश हो जाती है मिस्टर सू की बाप और कहती है कि अगर तुम मुझे पहले ही मिल जाती ना तो मैं तुम अपने बेटे की शादी तुम्हारे से करवा देती, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और वहाँ पे मिसालें देने लग जाती है कि उसका बेटा कितना हैंडसम है। और ये सुन के शाह तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या बोल रही है आर्ट आप। तभी वहाँ पे तो
सू की मॉम कहती है कि मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हूँ, तो मुझे आर्ट नहीं सिर्फ एल्डर सिस्टर कह के बुलाओ, और वैसे भी तुम्हें मेरे बेटे में एक ना एक दिन इंटरेस्ट आएगा और तुम मुझे खुद बोलोगी। और दूसरी सीन में असिस्टेंट बताता है मिस्टर सू को कि आपकी मॉम ऑफिस आई हुई है और उन्होंने ढूंढ लिया है शाओ को और वो शाओ के साथ है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर सू तो गुस्सा करता है असिस्टेंट पे कि किसी से पूछ के उसने अपनी मॉम को ऑफिस में आके ट्रबल क्रिएट करने के लिए कहा था। और वहाँ पे वो वही ठोरा लग जाता है शाओ के लिए कि उसकी मॉम बिना वजह सबके सामने शाओ को उल्टा बुला ना कहने। और जब वो ये बाहर जाता है अपनी मॉम को देखने के लिए, तो वहाँ पे उसकी मॉम और शाओ दोनों ही नहीं होते और दोनों वहाँ से पहले ही चले जाते हैं। और जिसको देख के तो मिस्टर सू तो समझ जाते कि वो दोनों पहले ही चले गए हैं। दिखाया जाता है कि मिस्टर सू की मॉम अपने साथ शाओ को उसके घर ले आई हुई होती है और शाओ कहती है कि सिस्टर बिला वजह आपने अपने लिए ट्रबल क्रिएट करा है। और वहाँ पे तो सू की मॉम कहती है मिस्टर सू की मॉम कि ऐसे कैसे ट्रबल क्रिएट करा है, वैसे भी तुम मेरी पक्की सिस्टर बन चुकी हो और तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो और अब से घर तुम्हारा है, तुम कभी भी आ सकती हो। और वहाँ पे उसकी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान करा है, उम्मीद करती हूँ तुम्हें ज़रूरी पसंद आए। और वहाँ पे वो अपने बेट को बुलाती है और बेट इशारा करती है, तो वहाँ पे एक डिज़ाइनर आ जाता है और वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग ड्रेसेस आ जाती है जो सिर्फ शाओ के लिए ही मंगवाई हुई होती है। और वहाँ पे तो शाओ पूछती है कि सिस्टर ये सब कुछ क्या है और इतने सारे कपड़े, वो भी इतने डिज़ाइनर्स। तभी वो पूछने लगती है और वहाँ पे तो उसके जवाब में तो मिस्टर सू की मॉम कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम जो भी ड्रेस पसंद करोगी ना वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी और पैसों की फिक्र तुम नहीं करना क्योंकि तुम्हारी सिस्टर है ना, वो सारे पैसे देगी। और सिर्फ ड्रेस चूज करने के लिए कहती है और कहती है कि ड्रेस में तुम वाकई में एक हीरोइन से कम लगोगी रही। और ये कहने के बाद वो उसे ड्रेस का मतलब चॉइस करने के लिए खुद ही खड़ी हो जाती है उसके साथ ताकि वो शाओ की मदद कर पाए। तभी वहाँ पे वो शाओ के लिए सारी ड्रेसेस खरीद लेती है एक बाय एक करके। और वहाँ पे ये सब कुछ देख के तो शाओ तो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि वाकई में ये ड्रेसेस तो उसके पास कभी भी नहीं थी और आज इतनी सारी ड्रेसेस की उसको ज़रूरत नहीं है जहाँ पे वो सिस्टर उसे दिला रही है। और ये सोच के वो हैरान हो जाती है और वहाँ पे डिज़ाइनर उसका बिल बताता है कि 3 लाख हुआ है टोटल बिल आपका इस ड्रेसेस का, और ये पैक करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे तो ये बिल सुन के शाओ हैरान होती है और कहती है कि 3 लाख, मैं इतने पैसे नहीं है मेरे पास और मैं कैसे बिल दूंगी इसका। और वो सारी ड्रेसेस रिटर्न करने के लिए कहती है उस मैन को, लेकिन वहाँ पे तो उसे रोक देती है सू की मॉम और कहती है कि वो सारा बिल वो खुद ही भरेगी। और वहाँ पे अपनी बेट को उसका कार्ड स्वाइप करने के लिए कहती है और कहती है कि इसको उसका बिल दे दो और टोटल क्लोथ से वो शाओ के घर पे सही सलामत भिजवा दो। और तभी वो कहती है शाओ से कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, जब मैं हूं ना तो तुम्हें पैसों की टेंशन नहीं होनी चाहिए और वैसे भी तुम मेरी सगी सिस्टर से बढ़ के रही हो और अब दोनों बेस्ट फ्रेंड भी तो है ना। तभी शाओ तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फर्स्ट टाइम उसने किसी पे बिलीव करा और वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सोचती है कि उसे कभी इतना प्यार किसी ने भी नहीं करा जितना उसे वो लड़की प्यार कर रही है मतलब सिस्टर। और तभी वहाँ पे शाओ को कॉल आता है तो वो अपना फ़ोन अटेंड करती है, लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर सू की मॉम उसका फ़ोन देखती है और कहती है कितना ओल्ड मॉडल फ़ोन मेरी सिस्टर यूज़ कर रही है मतलब शाओ। और वो उसका फ़ोन को देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील करती है और शाओ का फ़ोन छीनती है और कहती है कि तुम इतने फ़ोन यूज़ मत करो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन शाओ तो मना कर देती है कि उस फ़ोन अच्छा है। और वहाँ पे वो मेड उसके लिए नया फ़ोन लाती है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर सू की मॉम कहती है कि ये फ़ोन यूज़ करो और वैसे भी फ़ोन तुम्हें कितना ज़्यादा जच रहा है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ऐसे फ़ोन यूज़ मत करना बल्कि ये वाले करना। तभी वहाँ पे तो शाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि ये फ़ोन उससे चाहिए होता है पहले से, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे और फाइनली अब उसे ये मोबाइल मिल गया था। वो बहुत ये सुन के तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हैप्पीली हक करती है मिस्टर सू की मॉम को। डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सू अपनी बॉब और बेट के साथ डिनर करने आया होता है। और वहाँ पे तो उसकी बॉब को तो देख के तो वो सोचने लग जाती है कि मिस्टर सू ने अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा, लेकिन उसी वक्त मिस्टर सू कहता है कि बॉब आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑफिस में आके मतलब कंपनी में आके ट्रबल क्रिएट करने की, आपको पता तो है ना कि मैं जिस लड़की को प्यार करता हूँ वो बहुत ही अच्छी है और मैं जल्द ही आपको उससे मिलवा दूंगा, तो प्लीज़ सबके सामने ऐसा बिहेव नहीं करो, क्या आप वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉब हो। और उसे समझाता है, लेकिन वहाँ पे तो उसकी बॉब कहती है कि उस लड़की को मैं बिल्कुल भी अपनी डॉटर इन लॉ के
तरीके से एक्सेप्ट नहीं करने वाली, और वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए अब्रॉड क्या ही चले गए। तुमने तो उस लड़की से शादी करने का प्लान ही बना लिया होता। और कहती है कि मैं जिस लड़की को पसंद करती हूँ ना, तुम्हें उससे ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं उसी लड़की से मिली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो एक एक्ट्रेस भी है, और मैं तुम्हें जल्द ही उसके साथ डिनर पे भेजने वाली हूँ। तो बिना किसी बहाने के तुम्हें डिनर पे उसके साथ जाना पड़ेगा। और हाँ, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी। और वहाँ पे उसे समझाती है कि वो उस लड़की को छोड़ दे जिसके पीछे वो है, क्योंकि वो एक गोल्ड डिगर लड़की है। और वहाँ पे वो मतलब शाओ को जेरी समझ के जेरी के बारे में क्या क्या बोलने लग जाती है। तभी मिस्टर सू साफ साफ मना कर देता है कि वो उस लड़की के साथ कोई डिनर पे नहीं जाएगा। तभी उसकी माँ उसके कान खींचती है और कहती है कि तुमने क्या बोला। तभी वहाँ पे मिस्टर सू कहता है कि मॉम प्लीज मेरे कान छोड़ दो, अभी मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है। बिजनेस ट्रिप पे जाने के बाद अगर वो आने के बाद उसकी बात मानेगा तो प्लीज उसे छोड़ दे। तभी वहाँ पे मिस्टर सू के जाने के बाद तो वो मेड कहती है मिस्टर सू की मॉम से, क्या आपको लगता है कि वाकई में मिस्टर सू शाओ को पसंद करेंगे और उस लड़की को छोड़ देंगे जेरी को। और वहाँ पे तो ये सुनने के बाद तो स्माइल करके कहती है क्योंकि हाँ, मुझे अपने बेटे में भरोसा है, क्योंकि शाओ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और काइंड हार्टेड है और पक्का वो उसका दिल जीत लेगी। थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट में, लेकिन वाकई में वो दोनों बहुत ही खुश रहेंगे और वो दोनों की जोड़ी बहुत ही क्यूट लगेगी। और ये कहने के बाद तो मिस्टर सू की मॉम ड्रीम देखने लग जाती कि शाह उसकी डॉटर इन लॉ है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेरी को, जहाँ पे उसे किसी कर्जेदारों से बहुत ही ज्यादा कर्जे लिए हुए होते हैं और वो उसे कॉल करके कहने लग जाते हैं कि उसका कर्जा उसे वापस कर दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो उसे गाली भी देते हैं और उसे थोड़े दिनों का टाइम भी देते हैं। और तभी वहाँ पे उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, बाकी मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे साथ रूड होने के लिए। तभी वहाँ पे जेरी उन्हें समझाती है कि हाँ, वो ये पैसे जल्दी लौटा देगी, लेकिन प्लीज उसे थोड़ा टाइम दे। लेकिन वहाँ पे वो कर्जेदार उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जैसा बोला वैसे ही करना, और मैं कर्जा जल्दी से जल्द दे रहा। और तभी वहाँ पे जेरी जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे वो बेट उसे पकड़ लेती है जो कोई और मिस्टर सू की बेट होती है। और उसे कहती है कि फाइनली उसे ढूंढ लिया, और कहती है कि छुपने से कोई भी फायदा नहीं होता, और वैसे भी तुम नजरों के सामने आ गई। तभी जेरी पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और मेरा रास्ता क्यों रोका। तभी वहाँ पे तो वो बेट कहती है कि मिस्टर सू की बाप को पता चल गया है कि तुम मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड हो, और उनकी डिमांड ये है कि तुम मुझे छोड़ दो, और उसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना वो मांगे वो तुम्हें उतने देगी, लेकिन उनकी शर्त पूरी कर दो। और कहती है कि मिस्टर सू से दूर रहो, क्योंकि मिस्टर सू के लिए उन्होंने उनकी मॉम ने अच्छी सी लड़की ढूंढ ली है शादी करने के लिए, और वो उससे ही शादी करेगी। और ये कहने के बाद वो उसे वार्निंग दे के चले जाती है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे वार्निंग दी है कि तुम मिस्टर सू के आसपास भी मत घुसता। तभी वहाँ पे जेरी समझ जाती है कि मिस्टर सू की बॉब को लगता है कि जेरी वाकई मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड है और वो इस फायदा उठाना चाहती थी, और कहती कि ये फायदा उठाकर मैं क्यों ना उसकी बॉब से बहुत सारे पैसे लेके एक बहुत ही रिचेस्ट वुमेन बन जाऊँ और कर्जदारों का भी पैसा आराम से चुका पाऊँ। और बहुत ही खुश हो जाती है ये आइडिया सोच के, और खुशी से जा रही होती है कि वो जल्दी बिलियनियर बन जाने वाली है। और कर्जदार को कॉल करके कहती है कि तुम जैसे फकीर हो, मेरे आगे पीछे घूमते हो रहा तो कल ही अपने पैसे ले जा रहा है, मुझे तुम जैसे लोगों के पैसे रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ हमें मिस्टर सू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो शाह से कहता है कि वो जल्दी बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है कल ही, तो वो जैसे ही आएगा तो वो उसकी बॉब से बात करेगा और वो जल्दी उसे अपना लेगी, मतलब शाह को अपना लेगी। और कहता है कि उसकी बॉब थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है और वो जल्दी उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगी, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम देना। और वैसे भी मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ना, तो मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मेरी मॉम ने ऑलरेडी किसी लड़की को मेरे बारे में बताया हुआ है, लेकिन मैं उसे चूज नहीं करूँगा। तभी सुनने के बाद तो शाह तो बहुत ही खुश होती है और वहाँ पे मिस्टर सूसू से कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मॉम तो बहुत अच्छी है। तभी वहाँ पे शाह कहती है कि वो उसकी मॉम का दिल ज़रूर जीत पाएगी, और वहाँ पे उसे ऑल द बेस्ट कहती है बिजनेस ट्रिप के लिए। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग उसे कॉल आती है उसकी मॉम की, जहाँ पे वो पूछती है कि सिस्टर क्या हुआ। तभी वहाँ पे मिस्टर सू की मॉम बताती है कि उससे उस लड़की को घर पे बुलाया है जहाँ पे उसका बेटा उससे प्यार करता है और वो उसे आज ऑफर देगी और वो उसे छोड़ देगी, तो उसे उसकी साथ ज़रूरत है, मतलब प्लान के लिए। तो वहाँ पे शाह को इनवाइट करती है ताकि वो उसकी हेल्प कर पाए इस चीज़ों में। और वहाँ पे शाह उसके लिए बाती है और कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, तो वो काम निपटाने के बाद ही जल्दी उसके घर आ जाएगी। और कहती है कि सिस्टर बेफिक्र हो जाओ, आप जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। और वहाँ पे तो मिस्टर सू की मॉम तो एक्ट मतलब गुस्से में एक्ट करने लग जाती है ताकि वो उस लड़की के सामने ऐसा प्रिटेंड करे कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। अपनी मेट से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, तो मेट बताती है कि वो बहुत ही अच्छी लग रही है। इसको सुन के मिस्टर सू की मॉम खुश होती है और दूसरी तरफ जेरी को दिखाया जाता है जो फेस मास्क लगा के आई हुई होती है ताकि उसे कोई ना पहचान पाए, और मिस्टर सू के घर को लेके कहती है कि वो घर भी अब उसका जल्दी होने वाला है। और कहने लग जाती है कि देखना मैं इस घर में वापस
बैग लूंगी, कभी बैग जो मैंने आज ले लिया है। और अंदर आती है तो वहाँ पे वो मिस्टर सू की मॉम उसके गुस्से से देखने लग जाती है और कहती है कि वाकई में ये लड़की बहुत ही ज्यादा घटिया है। और बद बद में कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगी, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी वहाँ पे तो जेरी उसे हेलो करती है और कहती है कि वैसे भी उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो भी मेन बात करेगी जहाँ पे उसको यहाँ पे बुलाया गया है। और कहती है कि देखो तुम्हारे बेटे को छोड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। और वहाँ पे मिस्टर सू की मॉम कहती है कि मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही तुम्हें करना है, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, पक्का तुमने उसे फंसाया होगा। और वैसे भी तुम एक गोल्ड डिगर लड़की हो जो आज पैसों के लिए यहीं पर ही आ गई। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती जेरी मिस्टर सू का ब्लैक कार्ड दिखा के कि आप खुद ही देख सकती हो कि बॉब आपके बेटे ने मुझे ब्लैक कार्ड दिया है अपने भरोसे पर। और कहती है कि अब आप खुद ही गैस कर सकती हो ना कि आपका बेटा मेरे से कितना प्यार करता है। और वहाँ पे वो एक ब्लैक कार्ड उसके सामने रख के उसे बॉब के नाम से कहती है और कहती है कि आप मेरी मदर इन लॉ हो रहा, तुम आपकी डॉटर इन लॉ हुई ना, तो हम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है और हम लोग फ्रेंड्स बन के रहेंगे। और ये कहने के बाद वो उसे बार बार बॉब कह के परेशान करने लग जाती है। कहने लग जाती है कि उसे तो एक हैप्पी फैमिली मिल गई है, मिस्टर सू उसकी बॉब और वो एक अच्छी लाइफ जी के ही रहेंगे। और हर बात पे उसे टेस्ट करने लग जाती है उसकी बॉब को कि अब देखना वो आ गई है तो हम लोग हैप्पी फैमिली बन के रहेंगे। और हाँ वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे। और कहती है कि बॉब मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, तो आप प्लीज ऐसा नहीं करो, मैं मिस्टर सू के साथ हैप्पीली रहना चाहती हूँ। वहाँ पे तो मिस्टर सू की मॉम कहती है कि मुझे मॉम मत बोलो, और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानती, साफ साफ बात करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे को छोड़ने के लिए, गोल्डी गर्ल लड़की। अभी वहाँ पे जेनी कहती है कि सू फैमिली टॉप में से नंबर 1 पे आती है, वेल्दी फैमिली में से एक, तो मैं इसमें मिस्टर सू को छोड़ने में सिर्फ और सिर्फ 3000 मिलियन डॉलर लूंगी, तभी मैं उसे छोड़ दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि पैसे मुझे मिल जाए। और वो इतने पैसे मांगती है और जिसको देख के तो मिस्टर सू की बात खड़े हो जाती है और कहती है कि तुमने इतने पैसे अपनी लाइफ में देखे भी है, तुम्हें पता है ना कितने पैसे हैं, मैं तुम्हें कैसे दे पाऊंगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे रही। अभी वहाँ पे जेरी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है जिसपे वो दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी मिस्टर सू के बेबी से। और कहती है कि अभी ये बात मैंने मिस्टर सू को नहीं बताई है, जब मैं उसे बताऊंगी ना और मैं ये भी बताऊंगी कि उसकी मॉम ने उसे छोड़ने के लिए पैसे ऑफर करे हैं, तो वो पक्का उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाला है। और वो तो पक्का उसे फिर भी नहीं छोड़ेगा जब भी, क्योंकि मैंने उसका बेबी कैरी किया हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बेबी को सही सलामत दे दूँ तो आप प्लीज मुझे 30 मिलियन रुपीज दे देना। और ये कह के वो चली जाती है। अभी थोड़ी देर बाद शाव आ जाती है जो पूछती है सिस्टर से कि आपको क्या हुआ, आप इतनी सैड क्यों लग रही हो, क्या वो लड़की आके आपसे बात करके चली गई है। और वहाँ पे वो साफ साफ दिख रहा होता है कि मिस्टर सू की वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पे होती है। और वहाँ पे वो उसे सारी बात बताती है कि वो लड़की मेरे बेटे की बेबी से प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि उसे 30 मिलियन मिले, तभी वो उस बेबी को सही सलामत बोर्ड कर पाएगी। और वहाँ पे तो इतने पैसे सुन के तो वो हैरान हो जाती है। और वहाँ पे कहती है कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए ना कि 30 मिलियन कितने ज़्यादा पैसे होते हैं। अभी ये इतने पैसे सुन के तो शाओ तो अपने आप को होश में लाने की कोशिश करती है और कहती है कि इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाओगे सिस्टर। तभी वहाँ पे मिस्टर सू की बाप कहती है उसे खुद नहीं पता कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। और कहती है कि वो बताए उसके लिए क्या करे। और ये भी बताती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। और जब वो रिपोर्ट देखती है तो देख के हैरान हो जाती है और वहाँ पे बोलती है कि वाकई में, और समझ जाती है क्योंकि वहाँ पे वो रिपोर्ट पे नाम देख रही थी जेरी का, और बताती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और वैसे भी ये सबका पागल बनाती रहती है और ये पैसों के लिए पक्का आपको पागल बना रही है। और ये सुनने के बाद तो उसकी बाप कहती है कि वाकई में तुम सच कह रही हो, ये लड़की पागल बना रही है हमारा। और ये सुन के खुश हो जाती है और वहाँ पे डॉक्टर से कंफर्म करने के लिए पूछती है। तभी डॉक्टर से बताता है कि इस तरह की कोई लड़की चेकअप के लिए नहीं आई है किसी भी हॉस्पिटल में। और ये सुन के तो वाकई में मिस्टर सू की बाप खुश हो जाती है और कहती है कि वाकई में वो लड़की पागल बना रही थी, अगर तुम नहीं होती ना तो पक्का वो मेरे को लूट के चले जाती, वैसे भी वो लड़की कितनी चालाक थी ना। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती कि देखा मैंने आपको बचा लिया ना। लेकिन वहाँ पे मिस्टर सू की बाप तो गुस्सा करती है। तभी वहाँ पे तो शायद शाह आइडिया देती कि जैसे उस लड़की ने हमारे साथ बाजी खेली है हम भी उसके साथ ऐसी बाजी खेले और उसको हम एक प्लान बना के उसे फंसा ले, क्योंकि उसने भी हमारे साथ अच्छा नहीं करा, उसकी वजह से आज हम कितने स्ट्रेस में आ गए थे ना। तभी वहाँ पे उसकी माँ पूछती है क्या प्लान है। तभी वहाँ पे शाह बताती है कि बहुत अच्छा प्लान है जो हम बना सकते हैं। तभी वहाँ पे वो दोनों प्लान बनाने लग जाते हैं। तभी दूसरे सीन में वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं, मतलब शाह और मिस्टर सू की बाप। तभी शाह कहने लग जाती है कि सिस्टर आप मुझे हर बार गेम में क्यों हरा देती हो। और वहाँ पे तो बेट कहती है कि वो लड़की आ गई है यहाँ पे। और वहाँ पे वो छुपने के लिए कहती है
शाओ को, ताकि वो लड़की नहीं देख पाए जेरी उसे। तभी वहाँ पे उसकी मॉम एक बैठ जाती है बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से, और वहाँ पे आ जाती है जेरी बड़े शो ऑफ की तरीके से, और बोलती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, और बोलती है कि वो उसे पैसे दे दे, उसे अभी कहीं और भी जाना है, और उसे पैसे मांगने लग जाती है और बहुत ही शो ऑफ लग रही होती है। लेकिन वहाँ पे तो उसके साथ उल्टा हो जाता है, और वहाँ पे मिस्टर सू की मॉम कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, मैंने बहुत सोचा कल रात को कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, और मैं डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ के लिए एक्सेप्ट करती हूँ, और तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनी हो, और पैसे वैसे को छोड़ो, ये सू फैमिली तुम्हारी है, और हम तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने वाले, और तुम यहाँ पे मेरे ग्रैंडसन को अच्छे से मत कर सकती हो। तब ये सुनने के बाद तो जेनी डर जाती है, और वहाँ पे वो पैसे मांगने लग जाती है, वरना वो उस बच्चे को मार देगी। लेकिन वहाँ पे तो उसे मिस्टर सू की बाप रोकती है, और बोलती है कि बिना वजह स्ट्रेस मत लो और गुस्सा मत करो, बेबी के लिए हेल्दी नहीं है। उसे बैठने के लिए कहती है आराम से। तभी वहाँ पे वो बैठ जाती है जेरी, और बोलती है कि उसे पैसे दे दे जल्दी से, वरना वो अच्छा नहीं होगा उसके साथ। तभी वहाँ पे तो मिस्टर सू की बॉब कहती है कि वो वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया है उसके खास ट्रीटमेंट के लिए, जिसको सुन के वो हैरान हो जाती है। और वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, जहाँ पे वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो सू फैमिली का सबसे पर्सनली डॉक्टर है, और चाइना का सबसे बिगेस्ट डॉक्टर माना जाता है। और वहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, जिसको देख के तो जेरी कहती है चिल्लाते हुए, क्या वो मजाक समझ रहे हैं, क्या उसे लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसने ऑलरेडी अपना चेकअप करवा चुकी है। कहती है जेरी कि मैं कोई भी चेकअप नहीं करवाने वाली, वैसे भी मेरे पास तो टाइम नहीं है। लेकिन वहाँ पे तो वो सोचने लग जाती कि उसका प्लान पकड़ा ना जाए। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर सू की मॉम कहती है कि देखो, चेकअप तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी के लिए हेल्दी नहीं हो सकता, अगर बेबी को कुछ भी हो जाए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेबी का चेकअप हर हफ्ते करवाए। तो कोई बात नहीं, इस बार भी तुम करवा लो, क्योंकि डॉक्टर बहुत ही अच्छा है और मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी देगा। वहाँ पे वो जेनी को मना रही होती है। तभी वहाँ पे तो जेनी सोचने लग जाती कि उसे चेकअप करवा लेना चाहिए, वरना उसमें बिना उसे डाउट चले जाएगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। और ये सोचते सोचते वो कहने लग जाती है अपने आप से कि उसे कर लेना चाहिए, और डॉक्टर उसके हाथ की वेज देखता है चेकअप के लिए और चेकअप करता है। तभी वहाँ पे तो डॉक्टर कहता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, ये तो आपसे झूठ बोल रही है, इसके स्टमक में कोई भी बेबी नहीं है। और ये सुनने के बाद तो जेरी तो खुद ही भड़क जाती है और कहती है कि डॉक्टर बिल्कुल फेक है, मैंने ऑलरेडी बहुत बहुत बड़े हॉस्पिटल से चेकअप करवा चुकी हूँ, और मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि आपने इस डॉक्टर को पैसे दिए हैं ये सब कुछ बोलने के लिए, आप लोग बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। और कहती है कि अब मैं आप लोग की सारी चालें समझती हूँ, मुझे बच्चा समझा हुआ है क्या। और बोलती है कि अगर वो उसे पैसे नहीं दे रहे ना तो उस बच्चे को जान से मार देगी, और मिस्टर सू को सारा ब्लेम उसकी बॉब पे लगा देगी। तो बेटर यही होगा कि उसके पैसे दे दो, वरना वो यहाँ से चली जाएगी। और वहाँ पे एकदम से आ जाती है पीछे से कोई और नहीं, शाओ, जिसको देख के हैरान हो जाती है जेरी के शाओ यहाँ पे क्या कर रही है। मतलब वो पूछती है कि शाओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुमने हमारी बातें सुन ली है क्या। और वहाँ पे तो शाओ तो कहने लग जाती कि हाँ वैसे भी अब हम लोग एक स्ट्रेंजर रहे हैं, और मैं तो तुम्हारा सबके सामने सच्चाई लाने जा रही थी, पता नहीं तुमने किसको लूटा है, इस तरह बोलकर। लेकिन इस बार शाओ कहती है कि मैं तुम्हें किसी को भी लूटने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पे तो जेरी उनका सारा प्लान समझ जाती है कि उन्होंने तो उसे ही फंसाया था, बल्कि वो उस सबको फंसाने आई थी। तभी वहाँ पे मिस्टर सू की बाप कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम पैसे लेकर आराम से चले जाओगी और हमें उल्लू बना के पोपट बना के आराम से अपनी लाइफ जियोगी। तो तुम ऐसे समझ रही हो, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, आई एम सॉरी मिसेस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है, और अब तुम क्या बोलना चाहती हो। अभी वहाँ पे शाओ कहती है कि ये क्या ही बोलेगी, इससे तो मेरे बॉयफ्रेंड को भी फंसाने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल था और वो इसके जाल में नहीं आ पाया, और फिर भी इसकी ऐसी ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा अजीब है, और फिर भी ये पता नहीं किस किस को इस तरह लूट चुकी है और किस किस के पैसे खा चुकी है। ये सब कुछ बोलकर एक फेक रिपोर्ट बनवा कर और कहती है कि एक बात बोलूं जेनी, मैं तुम्हें अपना इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन हमेशा तुम भी मेरे साथ चीट करती रही हो, मैंने तो तुमसे बहुत उम्मीदें रखी थी। तभी वहाँ पे तो मिस्टर सू की मॉम कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाली तो हो रही, साथ साथ तुम्हें बेइज्जती करके यहाँ से निकलवाऊंगी। तभी वहाँ पे जेरी कहती है कि हाँ वो जल्दी थी, क्योंकि वो लड़की है शाओ जो उसके पास सब कुछ है, अब वो एक बहुत ही बड़ी एक्टर बन चुकी है, और उसके पास अब उसका हस्बैंड भी है जो बहुत ही रिच है, और वो इस बात से जलती थी। तभी वहाँ पे तो मिस्टर सू की बॉब कहती है कि तुम चाहती कि वो सब कुछ हार्ड वर्किंग करके खुद कमा सकती थी, खुद ही अपने लिए खड़ी होती रही, दूसरों का चीज़ें छीनती हुई, जैसे तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड छीनने की कोशिश करी थी ना, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हारे
कोई वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पे जेनी कहती है कि उसने सब कुछ जानबूझ के नहीं करा। वो एक्सेप्ट करती कि उसने ये सब कुछ किया था, लेकिन वो भड़कावे में आ गई थी। उसे खुद नहीं पता था वो क्या कर रही थी। बस उसका दिल आ गया था उसके बॉयफ्रेंड पे और वो चाहती थी कि वो सब कुछ उसे मिले, धन दौलत, सुकून, आराम, ऐश की जिंदगी जो सिर्फ और सिर्फ शाओ को मिल रही है, और वो इसे कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने भड़कावे पे आ गई। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है शाओ कि हाँ, क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम अपनी लालच की वजह से खुद ही फंस चुकी हो, और अब तुम उस चक्कर की चीजों की हकदार नहीं हो। तुम सबसे छीन के लेती हो, और आज देखना ऊपर वाले ने तुमसे क्या क्या छीन लिया है। मतलब अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम अपनी खैर बनाओ। और कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट ऑप्शन भी दे रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ। और वहाँ पे तो मिस्टर सू की बहू वहाँ पे बॉडी गार्ड्स को बुला लेती है जो जेरी को पकड़ लेते हैं। और जेरी तो चाहते हुए कहती है कि वो उसे माफ कर दे, अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं वेल्दी फैमिली नहीं कुछ, और उसे माफी मांगते हुए चली जाती है। तभी वहाँ पे तो सुनने के बाद मिस्टर सू की बॉब कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम ऑलरेडी किसी मैन के साथ रिलेशनशिप में हो। तभी शाओ कहती है कि मैं तो आपको सिस्टर बताने ही वाली थी, लेकिन इस सब के बाद में भूल गई थी, और मैं आपको जल्दी अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाऊंगी। और वहाँ पे एकदम से मिस्टर सू की एंट्री हो जाती है, जिसको देखकर तो वहाँ पे शाओ हैरान हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर सू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसे तो पता नहीं होता। और वहाँ पे मिस्टर सू भी हैरान हो जाता है शाओ को देखकर, और वहाँ पे उसकी बॉब तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। और वहाँ पे उसकी बॉब को सब पता चल जाता है कि सू कोई और नहीं, उसी की डॉटर इन लॉ है। तभी वहाँ पे सू तो उन्होंने बनाने लग जाती है, और वहाँ पे उसकी बॉब कहती है मिस्टर सू की कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे घर पे रहते रहते ये सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तभी वहाँ पे तो शाह कहती है कि सिस्टर आप गलत समझ रही है, मुझे भी खुद कौन सा पता था, अभी मुझे पता चला है। और कहती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, और मैं मिस्टर सू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं उसके साथ रिलेशनशिप पे हूँ, और हम दोनों का प्लान है कि हम लोग जल्दी शादी करेंगे। और उससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान बनाया था ताकि हम आपको बना सके, और इतनी जल्दी में सब कुछ हो गया ना, हमें खुद नहीं पता था। तभी ये सुन के तो उसकी मुँह से सिस्टर सुन के तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम मेरी मॉम को सिस्टर क्यों बोल रही हो। तभी वहाँ पे तो शाह कहती है कि वो उसे बाद में एक्सप्लेन करेगी कि उसकी मॉम को सिस्टर क्यों कह रही है। तभी वहाँ पे तो मिस्टर सू तो अपनी मॉम के पास बैठ के कहते हैं कि मॉम मैंने कहा था ना मैं रिलेशनशिप से आऊँगा तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगा ना, मुझे उस लड़की से मुझे क्या पता था कि जो लड़की आपने लिए मेरे लिए सेलेक्ट करी थी वो कोई और डिश शाओ थी। अपनी मॉम को बनाने लग जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे खड़े होने के लिए कहती है और कहती है कि ऊपर से तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक करी है और मेरे से आराम से बैठ के फुर्सत में तुम बातें कर रहे हो। कहती है कि आखिरकार तुमने तो मुझे अपनी मॉम समझा है ना, ही नहीं समझा तो तुमने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई है। और उसे खड़े रहने के लिए कहती है और उसे पनिशमेंट भी देती है। तभी वहाँ पे तो शाह तो कहने लग जाती है कि आप गलत समझ रही है, अगर आपको लग रहा है मैं गोल्ड डिगर हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मिस्टर सू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी भी हालात में उनका साथ देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर सू की मॉम कहती है कि तुम गोल्ड डिगर ही हो जो तुमने मेरे बेटे से शादी करी है, वरना तुम इतनी वेल्दी फैमिली में सिर्फ मिस्टर सू को क्यों चूज करती शादी करने के लिए, मुझे तो यही लगता है। और वहाँ पे उसे बोलती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और इसको छोड़ने के लिए। तभी मिस्टर सू बोलता है कि मॉम वाकई में शाह वैसी लड़की नहीं है तो आप इसे कीमत नहीं दो। तभी वापस की माँ उसे चुप करवाती है और कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं उस गोल्ड डिगर लड़की से बात कर रही हूँ। तुम ना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, कम से कम थोड़ा सा ख्याल करो ना। फिर शाह तो रोते हुए कहती है कि आप गलत समझ रही हो सिस्टर, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं वाकई में मिस्टर सू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे बिलीव है कि मैं हम दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं और हम दोनों एक साथ हैं। और यह लग जाती है कि आपने भी मेरी सिस्टर हुई हो, मतलब मेरी एक एल्डर सिस्टर बन के निभाया है। और मुझे ऐसा लगता था कि आप भी रियल में मेरी एल्डर सिस्टर हो, क्योंकि इतना आप दोनों ने मेरे को प्यार किया है ना, उतना आज तक मुझे किसी ने भी प्यार और रिस्पेक्ट नहीं दी है। और आप प्लीज़ मान जाओ, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। और अगर आप चाहती हो मैं मिस्टर सू को छोड़ दूँ तो ठीक है, मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर लूँगी, क्योंकि मेरे सिस्टर के लिए स्माइल से बड़ी कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे उसे सॉरी कहने लग जाती है, लेकिन वहाँ पे मिस्टर सू उसका हाथ पकड़ते हैं शाओ को और कहता है कि मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हो। अब आपको बिलीव हो गया ना कि शाओ ऐसी लड़की नहीं है, वो एक गोल्ड डिगर नहीं बल्कि काइंड हार्टेड है। तो आप प्लीज़ शाओ को अपना लो, वरना मैं शाओ को अपने साथ ले जाऊँगा और कभी भी आपसे नहीं मिलूंगा। ना ही मुझे सू फैमिली चाहिए और ना ही इतनी वेल्दी फैमिली, बस शाओ के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, ना ही ट्रबलिंग लाइफ। तो प्लीज़ आप मान जाओ इसके लिए। और वहाँ पे तो ये सुनने के बाद तो उसकी मॉम तो एकदम से हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम दोनों कितने ज़्यादा स्टूपिड हो, मुझे पता ही नहीं था, मैं तुम दोनों के साथ मजाक कर रही थी, मैं तो बस तुम दोनों का टेस्ट ले रही थी कि तुम दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। लेकिन आज पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से वाकई में प्यार करते हो, और वाकई में मुझे शाओ ही चाहिए थी अपनी डॉटर इन लॉ, जो मुझे मिल गई है और मेरा ड्रीम पूरा हुआ। तभी सुनने के बाद तो शाओ भी
सास पे साथ आती है जान में जान, और वो वहाँ पे आके बैठती है उसकी मॉम के पास और कहती है कि सिस्टर आपने तो मुझे डरा दिया था। लिटरली मुझे लगा कि वाकई में आपने मुझे मतलब बात नहीं करोगी, और वैसे भी आपसे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि सब कुछ भूल जाओ, और वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों साथ हो। और बोलती है कि जल्द से जल्द मुझे ग्रैंडसन दे दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम चारों एक फैमिली बन के रहे। और बहुत ही खुश होने लग जाती है और कहती है कि उसे तो वाकई में यकीन नहीं आ रहा, उसकी जो जिसको सिस्टर मानती थी ना, वो तो उसकी डॉटर इन लॉ ही निकली है। तभी वहाँ पे ये सब बातें सुन के तो मिस्टर सू को समझ में नहीं आ रहा था, और वहाँ पे उसकी मॉम ने बहुत ही खुश हो रही होती है, और वहाँ पे वो खुशी से उससे बातें करने लग जाती है। और ये भी कहती है कि अब आप डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ एक दूसरे के सिस्टर बन के बहुत ही ज्यादा मजे करेंगे, और एक दूसरे के साथ हमेशा हैप्पीली रहेंगे। और तभी वहाँ पे तो मिस्टर सू कहता है कि मतलब ये सिस्टर, मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, और मतलब आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई थी। क्या आप लोग मेरा उल्लू बना रहे थे? मैं इतना परेशान था आप लोगों की वजह से कि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर करूंगा। लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम हमेशा स्टूपिड ही रहना, मैं भला अपनी डॉटर इन लॉ मतलब सिस्टर से कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग रखूंगी। मैं तो इसे वाकई में अपनी सिस्टर मानती हूँ। और कहती क्या इस खुशी में पार्टी करेंगे, और वहाँ पे वो अपने साथ बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाती है। और वहाँ पे शाउते देके कहती कि वाकई में सिस्टर आप तो बड़ी मॉडर्न जमाने की निकली हो। वाकई में मुझे तो यकीन हो रहा है कि वाकई में आप दोनों की जो जोड़ी होगी ना, वो सबसे बेस्ट जोड़ी कहलाएगी, सिस्टर है सिस्टर की। और वहाँ पे वो लोग पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं, और वहाँ पे उनके साथ मेल मॉडल्स भी होते हैं जो उनके साथ पार्टी कंटिन्यू करने लग जाते हैं, और वो लोग एंजॉय करने लग जाते हैं पार्टी। लेकिन वहाँ पे तो उन्हें तो मिस्टर सू देख लेता है एक साथ उन मोल मॉडल्स के साथ, तो वो गुस्सा करता है और वहाँ पे उस मेल मॉडल को दूर करता है। और वहाँ पे शाउत उसे देख के खुश होती है और उसको अपने साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है और ड्रिंक करने के लिए भी कहती है, और कहती है कि मॉम और मैं कितने ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, तो आओ हमारे साथ एंजॉय करो। लेकिन वहाँ पे मिस्टर सू उसे संभालता है और वहाँ पे अपनी मॉम को कहता है कि मॉम मुझे तो आपसे बिलीव ही नहीं था कि आपको ये प्लेसेस पसंद है, और कहता है कि मॉम आप शाओ को इन चीज़ों की आदत क्यों दिलवा रही हो, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वैसे भी आपको भी कब कहाँ ही पसंद था। और ये कह के वो ले जाता है शाओ को अपने साथ। और वहाँ पे तो उसकी मॉम कहती है स्माइल करते हुए हंसते हुए कि वो जल्द से जल्द उन्हें ग्रैंडसन दे दे, वो वेट करेगी अपने ग्रैंडसन के साथ खेलने का। और वहाँ पे मिस्टर सू उसे ले आता है कमरे में और उसे बेड पे पटक देता है गुस्से के मारे। और तभी वहाँ पे शांत उससे करीब होती है और कहती है कि हस्बैंड तुम जल रहे हो ना मेरे से, मतलब कि मैं किसी और मेल मॉडल्स के साथ ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर सू बोलता है कि जाहिर सी बात है किसी को अच्छा लगेगा, किसी हस्बैंड को कि उसकी वाइफ किसी और के साथ बैठ के इंजॉय कर रही है, तो कभी नहीं अच्छा लगेगा ना। और वहाँ पे वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे तो शाह को तो उसको देख के बड़ी हंसी आती है और उसकी क्लोज हो जाती है और उससे क्लोज हो जाती है। अब लेकिन वहाँ पे मिस्टर सू से भी रुका नहीं जाता और क्लोज होके दोनों अल्टीमेट होते हैं। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाह को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिलता है, जहाँ पे वो बहुत खुश होती है और सबके सामने स्टेज पे परफॉर्म करती है उस अवार्ड के साथ, और कहती है कि सब कुछ जो मैं हूँ ना, वो सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ और अपनी मॉम जैसी सिस्टर की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे आज इतना सपोर्ट करा है, तभी मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं आज कुछ भी नहीं होती। मेरा तो यही ड्रीम था कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूँ, और आज मेरी हार्ड वर्किंग की वजह से और मेरी फैमिली की सपोर्टिंग की वजह से आज मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और आप सबका भी इतना थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, वरना मैं आज कुछ भी नहीं होती। सबको वापस से थैंक यू कहती है, और तभी वहाँ पे वो लोग अपनी लाइफ बहुत ही हैप्पीली मतलब स्पेंड करते हैं, और यहीं पे मूवी खत्म होती है।